हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। सो हमने जब पार्ट 1 किया था तो पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बेसिक क्लियर किया था, ठीक है ना, कि प्रेशर क्या है, डेंसिटी क्या है, इन सब का प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशन क्या रहता है टेम्परेचर के साथ। तो इनके जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले होते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर पढ़ा और फिर डायरेक्ट जो मेन मेन चीजें हैं वो पढ़ने चले जाते हैं और ये जो बेसिक्स है वो नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार हमारे मार्क्स नहीं आ पाते हैं या फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए पार्ट 1 देखना एक बार और उससे तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमारा क्या पोर्शन है वो आगे हम देखते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं विद द मोटिवेशनल थॉट, एंड द थॉट इज लाइफ विल नेवर प्रोवाइड वारंटीज एंड गारंटीज, इट कैन ओनली प्रोवाइड पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट दैम इनटू सक्सेस। यानी कि लाइफ से आपको कभी भी ऐसे श्योरिटीज नहीं मिलेंगी कि हाँ भाई गारंटी है कि तुम्हें ये वाली चीज मिल जाएगी, या फिर कोई भी चीज की गारंटी नहीं है, है ना। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ जो है वो अपॉर्चुनिटीज देती है, पॉसिबिलिटीज देती है। जैसे कि अभी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपनी पढ़ाई करो, ये एग्जाम क्रैक करो और फिर एग्जाम क्रैक करके तुम अपना ब्राइट फ्यूचर बनाओ, ये अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। लेकिन अगर तुम ये वाला वक्त अपने हाथ से जाने दोगे तो फिर कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी कि तुम्हें किस एग्जाम के लिए तैयारी कर सको, नीट का एग्जाम के लिए तैयारी कर सको, डॉक्टर बन सको, ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी, ठीक है। तो अभी वक्त है, अभी अपनी मेहनत करो, इस अपॉर्चुनिटी का यूज करो। ओके गाइस, तो चलो इसी थॉट के साथ अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट 1 में हमने देखा था कि प्रेशर क्या होता है और प्रेशर किस तरह से लगता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई वेसल है और इसके अंदर गैसेस भरी हुई हैं, तो मैंने कहा कि भाई ये गैसेस जो हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स ये मूव करते रहते हैं, मूव करते हैं और ये दीवार से टकराते हैं और उसी की वजह से क्या लगता है, प्रेशर लगता है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि किसी वेसल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और डेप्थ की वजह से उसके वेरिएशन क्या आएगा, प्रेशर पे, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक ये वेसल है, ठीक है। एक मिनट, ये मेरे पास एक वेसल है और इसमें मैंने फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये फ्लूइड भरा हुआ है, तो इसके अंदर फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब भाई ये जो फ्लूइड है वो h हाइट तक है, इस फ्लूइड की जो हाइट है बेस से वो क्या है, h हाइट तक है। मैंने तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कि हमारी अर्थ पर भी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो उन गैसेस की वजह से भी हमारे ऊपर एक प्रेशर लगता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, क्योंकि फ्लूइड का मतलब लिक्विड ही नहीं होता, लिक्विड प्लस गैसेस दोनों ही फ्लूइड के अंदर आती हैं, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि भाई मैंने ये कोई फ्लूइड लिया जो कि h हाइट तक प्रेजेंट है, तो फिर ऑब्वियसली ऊपर पी नॉट प्रेशर तो लग ही रहा होगा। पी नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पी नॉट क्या है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देन उसके बाद मैंने कहा कि अगर मैं कहूं कि P प्रेशर एट द बेस, तो P क्या है, प्रेशर एट, प्रेशर एट बेस ऑफ वेसल, वेसल के बेस पर क्या प्रेशर होगा। तो हम क्या कहते हैं कि भाई जो हमारा ये प्रेशर है दैट इज इक्वल्स टू होता है H रो G। व्हाट इज H और व्हाट इज रो, यानी कि H क्या है, H है, पहले हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं, हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत, तो इस फॉर्मूले को याद रखना है तुम्हें। यहाँ पर हमारे पास H क्या है, H इज द हाइट, हाइट ऑफ फ्लूइड, हाइट ऑफ फ्लूइड अबव दैट पॉइंट जहां पे तुम्हें निकालना है, ठीक है, हाइट ऑफ फ्लूइड अबव, ठीक है। अब उसके बाद रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ, या फिर मैं लिक्विड ले लेती हूँ अभी, ये है ना, यहाँ पर लिक्विड लिख देते हैं, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया, और G इज द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस फॉर्मूले से मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ द लिक्विड अबव दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर तुम्हें प्रेशर चाहिए उस पॉइंट से ऊपर जो लिक्विड की हाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कभी भी एक चीज नोटिस की है, तुम्हारे घर पे वो होते हैं कैंपर, होते हैं ना कैंपर, जिसमें पानी भर देते हैं
है ना, और उसमें नीचे से टैप होती है, फिर हम पानी पीते हैं, है ना। तुमने कभी देखा कि जब वो कैंप जो होता है पूरा भरा हुआ होता है, तब तुम टैप को चालू करो और उसमें से ग्लास में पानी भरो, तो बहुत तेज तेज स्पीड में पानी आ रहा होता है, मतलब पानी बहुत तेज आ रहा होता है, प्रेशर बहुत तेज होता है, पानी के आने की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है जब कैंपर पूरा भरा होता है। और जैसे जैसे वो कम होने लगता है तो क्या होता है कि प्रेशर, तब जो पानी बाहर आ रहा होता है वो बहुत धीमे धीमे आता है। क्यों धीमे धीमे आ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे पानी नीचे आता जा रहा है तो पानी कम होता जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, भाई, जैसे कि मान लो कि इसी को तुम कैंपर मान लो, है ना, और यहाँ पे अगर कोई टैप हो और उससे हम पानी ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर जितना ज्यादा हाइट रहेगी तो उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा इस लेवल पे, बेस पे, है ना, तो प्रेशर यहाँ से पानी ज्यादा स्पीड से आएगा। अभी आगे ये भी पढ़ेंगे कितनी स्पीड से पानी आता है ये सब, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो, और जब हाइट कम हो जाती है, जैसे अगर मान लो इतना ही फ्लूइड रह गया है, तो तुमने देखा होगा कि पानी यहाँ से जो है वो अब कम स्पीड से आ रहा है। तो ऐसा तो अपनी डेली लाइफ में तुमने जरूर ही ऑब्जर्व किया होगा, है ना। तो हम इतना समझते हैं कि जो प्रेशर है वो हाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं कि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन हाइट, डिपेंड्स अपॉन हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ द लिक्विड, हाइट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। तो अगर मैं लिखूं कि एग्जैक्टली प्रेशर एट द बेस क्या होगा, तो मुझे सिंपल इतना नहीं लिखना चाहिए, इसको और बेटर तरीके से लिखेंगे। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर पी नॉट भी तो लग रहा है, पी नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है और फिर इस हाइट की वजह से भी प्रेशर है। तो हम एग्जैक्टली क्या लिखेंगे, पी नॉट प्लस एच रो जी, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चंस करते हैं हम तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे नेग्लेक्ट कर दिया, तो फिर हम वो हटा देते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्टली प्रेशर लिखेंगे कि एट द बेस ऑफ द वेसल कितना है, तो एक तो ये प्रेशर जो कि हमारा एटमॉस्फेरिक का लग रहा है, और फिर ये एच हाइट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे हो गए। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब इस वाले टॉपिक से रिलेटेड। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे क्या हैं, जैसे सबसे पहला है हमारे पास, जैसे कि मेरे पास ये एक वेसल है, ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये एक वेसल है, ठीक है। तो इस वेसल में मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे इस तरह से फ्लूइड फिल्ड है, ये फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारा फ्लूइड को फिल कर दिया। तो अब मैंने कहा कि मुझे आप ये बताओ कि इस वाले एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए, और एक पॉइंट है ये बी, ठीक है। ए पॉइंट जो है वो वाटर की अपर सरफेस से h1 डिस्टेंस पर है, h1 डिस्टेंस है उससे ऊपर वाटर की हाइट मतलब, और h2 जो है वो, सॉरी बी पॉइंट जो है वो h2 डेप्थ पे है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है लेट्स से कि h है, ठीक है, ये समझ लो। तो अगर मैं प्रेशर लिखूं, प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है एक्चुअली हमें, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस फाइंड करने के लिए मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, P। अब तुम पहले मुझे ये बताओ कि प्रेशर A पे ज्यादा होगा या B पे ज्यादा होगा, बताओ। ऑब्वियसली B के लिए हाइट ज्यादा है, ठीक है ना, तो प्रेशर जो होगा वो B पर ज्यादा होगा A से। क्यों? क्योंकि H2 बड़ा है H1 से। दिखाई दे रहा है इसका? तो मैं अगर प्रेशर डिफरेंस की बात करूं तो PV माइनस PA लिखूंगी। तो PV क्या लिखूंगी, ऑब्वियसली मैं लिखूंगी H2 रो G, क्योंकि डेंसिटी, ये रो डेंसिटी है, पूरा लिक्विड एक ही है, तो H2 रो G माइनस H1 रो G। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 रो G। तो अब तुम्हें एक्चुअली ये एक कई बार तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो H2 माइनस H1 को तुम क्या लिख सकते हो, H रो G। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप प्रेशर डिफरेंस निकाल रहे हो दो पॉइंट्स पर, और जो दो पॉइंट्स जो है वो अलग अलग लेवल पर है और उनपे तुम प्रेशर निकाल रहे हो, तो फिर उन दोनों के बीच में जो हाइट है दैट इज सफिशिएंट टू कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या हमने निकाल लिया, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिफरेंस, ठीक है।
एक तो हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अभी ये जो मैंने 2 पॉइंट्स लिए थे, तो ये 2 पॉइंट्स जो थे वो सेम लेवल पे नहीं थे, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर नहीं थे, ठीक है। तो अगर कोई 2 पॉइंट, एनी 2 पॉइंट्स प्रेजेंट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, 2 पॉइंट्स, या फिर हम कहेंगे कि प्रेशर एट 2 points, pressure at 2 points present at same horizontal level। क्या? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। लेवल जो होना चाहिए वो हॉरिजॉन्टल लेवल होना चाहिए, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल विल बी सेम। तो प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा अगर कोई 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर लाई करते हैं। तो ये इस तरह से मैंने अपना वेसल बनाया, और मैंने कहा कि भाई ये इस तरह से हो गया, ये हमने लिक्विड भर दिया। तो एक पॉइंट है मेरे पास ये, एक पॉइंट है मेरे पास ये, और एक पॉइंट है मेरे पास ये। तो मैंने कहा कि भाई ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। तो अब तुम देख सकते हो, तुम्हें इसमें देख के क्या दिखाई दे रहा है? तुम देखो कि प्रेशर एट बी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट सी। क्यों? क्योंकि भाई प्रेशर एट सी, क्यों? क्योंकि बी और सी जो है वो सेम लेवल पर हैं, और प्रेशर एट ए इज मोर देन प्रेशर एट बी, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि प्रेशर एट ए इज मोर देन प्रेशर एट सी, क्योंकि ए जो है वो सी से भी ऊपर है और बी से भी ऊपर है, बट प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू द प्रेशर एट सी, ठीक है ना। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद मैं तुम्हें थर्ड पॉइंट बताती हूँ। तो थर्ड पॉइंट मेरा जिस तरह से है कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास ना कई सारे वेसल्स हैं, अलग अलग वेसल्स हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक वेसल की शेप जो है वो इस तरह से है, ठीक है, एक वेसल की शेप। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। ठीक है, अभी ठीक दिख रहा है? थोड़ा सा फिर भी टेढ़ा सा लग रहा है ना? कोई बात नहीं, अभी ऐसे देख लो। एक वेसल हमने ऐसे बनाया, तो एक वेसल हमने ऐसे बनाया, और एक वेसल हमने इस तरह से बनाया, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग शेप के मैंने क्या किए हैं? वेसल बनाए हैं। 3 अलग अलग शेप के वेसल बनाए हैं, और इनको मैंने ऊपर तक इसमें पानी फिल कर दिया, पानी या कोई भी लिक्विड जो है वो फिल कर दिया। अब तुम्हें ये बताना है कि क्या इन तीनों, अब हाँ, पहले अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे को देना बाकी है। ये जो मैंने तीनों वेसल्स बनाए हैं, इनकी जो वर्टिकल हाइट है दैट इज सेम, कि यहाँ इसकी भी हाइट h है, इसकी ये वाली हाइट h है, ठीक है, ये वाली हाइट h है। उसके बाद ये वाली हाइट भी इसमें h है, ठीक है। तो ये तीनों में हाइट h है, लेकिन दोनों सबका बेस जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई इसके बेस पर प्रेशर है Pa, इसके बेस पर प्रेशर है Pb, और इसके बेस पर प्रेशर है Pc। तो अब मुझे ये बताना है कि क्या तीनों के बेस पर प्रेशर में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखनी है कि हमें ये नहीं देखना कि ये वेसल की शेप कैसी है, हमें बस ये देखना है कि वेसल के ऊपर तुमने जहां पर, जिस पॉइंट पर तुम प्रेशर पूछ रहे हो, है ना, उस पॉइंट से ऊपर वाटर की या फिर लिक्विड की हाइट कितनी है। तो हाइट तीनों ही केस में सेम है, तो हाइट सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि हाइट हाइट above the point, above the point where pressure to be calculate, ठीक है, pressure to be calculated, to be calculated is same, so pressure at A is equals to pressure at B is equals to pressure at C। तो it does not depend upon the shape of the vessel। तो pressure does not depend on shape of vessel, ठीक है, shape of vessel। समझ गए?
सिंपल सा था हमारा ये कॉन्सेप्ट। तो अब नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट कि जैसे कि अगर मान लो कि तुम्हें एक वेसल दे दिया जाए, ठीक है, एक वेसल दे दिया जाए और उसमें भाई हमारा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, टेढ़ा बन जाता है बार बार मेरे से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, लिक्विड फिल्ड है। अब लिक्विड तो फिल्ड है, और अगर मैंने कहा कि भाई सिर्फ लिक्विड फिल्ड है तो फिर इसके बेस पे कितना प्रेशर होगा, और मैंने कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, और ये जो लिक्विड की हाइट है दैट इज एच। तो मैंने कहा कि भाई इसके बेस पर प्रेशर, मैंने कहा कि पी। तो अभी तो तुम प्रेशर पी आराम से कह दोगे कि हाँ भाई पी जो होगा वो पी इक्वल टू, अगर मैं इस कंडीशन में बोलूँ पी इक्वल टू, तो तुम कह दोगे कि पी नॉट प्लस एच रो जी हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही, मैं कह रही हूं कि भाई मैंने इसमें एक बॉक्स, एक कोई ब्लॉक डाल दिया, एक ब्लॉक डाल दिया इसके अंदर, ये ब्लॉक। अब इस ब्लॉक का जो एरिया है, मैंने कहा कि ये ब्लॉक अभी पूरा सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉलिड ब्लॉक। इस ब्लॉक का ये एरिया है, क्या, दिस इज द एरिया, और इस ब्लॉक का है मास m, ठीक है, ये ब्लॉक का एरिया और मास m हमने दे रखा है। तो अब मैंने कहा कि अब अगर ये ब्लॉक डला हुआ है तो अब बताओ कि प्रेशर एट द बेस क्या होगा। प्रेशर एट द बेस, एट द बेस ऑफ वेसल, वेसल के बेस पर प्रेशर क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर विल बी इक्वल टू, पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद इतनी लंबी हाइट पर जो लिक्विड है उसकी वजह से एच रो जी, प्लस ये जो ब्लॉक है ऑब्वियसली इस ब्लॉक का क्या होगा, एम जी नीचे लग रहा होगा, एम जी, ठीक है। तो एम जी क्या हो गया, फोर्स हो गया, तो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो इस तरह से उसका भी हमने प्रेशर ले लिया और सारा कैलकुलेट करके एक साथ लिख लिया। तो ये वाली चीज हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो ये सब चीजें तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। ओके गाइज, तो फिर चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ था हमारा ये क्वेश्चन। तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसको ध्यान से समझो। कह रहा है कि एक यू ट्यूब है, यानी कि यू की शेप में यू ट्यूब है, ठीक है, तो वो क्या है, बोथ एंड्स उसके ओपन है एट द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एट द एटमॉस्फेयर दोनों ओपन है, इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर एंड ऑयल, पार्शियली फिल्ड विद ऑयल, सॉरी, पार्शियली फिल्ड विद वाटर। तो पहले यहाँ पे ये सारा क्या है, ये वाटर से फिल्ड थी, और ये लिखा हुआ है ना कि इनिशियल वाटर लेवल, तो यानी कि पहले जो था वाटर कुछ इन दोनों लेवल पे, यहाँ यहाँ ये सब वाटर प्रेजेंट था इस तरीके से, ठीक है। ऑयल विच इज इमिसिबल, यानी कि ऑयल जो कि पानी के साथ मिल नहीं सकता है, इज पोर्ड इनटू वन साइड अंटिल इट स्टैंड्स एट द डिस्टेंस 10 mm अबव द वाटर लेवल। देखो पहले क्या हो रहा था कि इस लेवल पर पानी प्रेजेंट था इस तरह से, ठीक है, फिर क्या हुआ कि यहाँ से ऑयल को डाला गया, ठीक। तो जब यहाँ से ऑयल को डाला गया तो क्या हुआ कि ये पानी, जब ऑयल यहाँ से डाला तो पानी थोड़ा सा इधर खिसक के, जो कि यहाँ तक था पहले, अब वो यहाँ पहुंच गया, पानी इधर पहुंच गया, पानी का लेवल ये रहा। अब यहाँ पानी है और इतनी जगह पर वाटर है, सॉरी इतनी जगह पर क्या है, ऑयल, और ऑयल अब वाटर के लेवल से 10 mm ऊपर है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है इसने। मीनवाइल द वाटर इज राइज अप बाय द 65 mm फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल, ऑब्वियसली इनिशियल लेवल ये था और वो 65 mm इंक्रीज किया है लेवल उसका, तो फाइनल वाटर लेवल ये हो गया। तो डेंसिटी बतानी है, तो देखो क्या था, कैसे लेवल रेज हुआ, क्या हुआ, उन सबसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें किससे मतलब होना चाहिए, तुम्हें बस ये देखना है कि कोई एक पॉइंट पकड़ लो, कोई एक पॉइंट जो कि सेम लेवल पे, कोई एक लेवल पकड़ लो, कोई एक लेवल पकड़ लो, उन दो लेवल, मतलब कोई एक लेवल जिस पर दो पॉइंट पकड़ने और उन पर करना है तुम्हें सेम प्रेशर, ठीक है। तो मैंने उठाई ये दोनों लेवल, ठीक है, ये दोनों लेवल पकड़े मैंने, और तुम देखो उधर, मैं अगर इस तरह से लाइन खींच दूं, ये मोटी हो गई ज्यादा लाइन, तो इस लेवल पर क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। तो मैं ऐसे कह सकती हूं कि इसके ऊपर, तो प्रेशर एट बी विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट सी। कुछ भी करते रहो, अब प्रेशर बी से ऊपर क्या क्या है, बी से ऊपर क्या है, ऑयल है, सिर्फ और सिर्फ ऑयल है और कुछ भी नहीं है, ऑयल है, और ऊपर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ ऑयल, यानी कि हाइट कितनी है, अब तुम देखो इतनी हाइट कितनी है, ये इतनी हाइट 65 प्लस 65 130 हो गया, और प्लस 10 तो यानी कि 140। तो हम क्या करेंगे, 140 mm है 10 टू द पावर -3, ठीक है, h हो गया ये। फिर हम लगाएंगे डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू जी,
ठीक है, ये क्या है पीबी। फिर उसके बाद पीसी लिखते हैं, तो पीसी क्या लिखेंगे, यानी कि इस लेवल पे प्रेशर। तो इस लेवल से ऊपर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाटर है, जो कि कितना mm 130 mm हाइट पर वाटर है, और ये 10 mm यहाँ पे, ये तो कुछ है ही नहीं, एयर ही है। तो फिर हम क्या लिखेंगे इधर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 130 इंटू 10⁻³ हाइट हो गया h, और रो लगाएंगे, वाटर की डेंसिटी क्या होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू जी। ठीक है, इस तरह से मैंने लगा दिया। अब तुम देखो, अब तुम देख सकते हो कि ये P0 दोनों ही साइड है, तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, ये दोनों साइड है तो ये हट जाएगा, तो फिर मेरे पास क्या रह जाएगा 140 इंटू 10⁻³ इंटू रो ऑफ ऑयल इंटू जी इज इक्वल्स टू 130 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू जी। तो अब तुम देख सकते हो जी से जी कैंसिल आउट, 10⁻³ से ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो इस तरह से मैं रो ऑफ ऑयल क्या लिख दूंगी, सिंपल 130 इंटू 10⁻³ अपॉन 140। और जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा 928 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो प्रेशर की जो सारी यूनिट्स हैं वो सारी यूनिट्स मैंने पार्ट 1 में लिखाई हैं, अच्छे से समझाई हैं। तो अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा ना तो उसको देख लेना, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में, फ्लूइड्स वाले चैप्टर में, प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स का ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो लिक्विड्स हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि दो लिक्विड्स हैं, टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स, यानी कि वो मिक्स नहीं हो रहे हैं। एक की डेंसिटी रो है और एक की डेंसिटी एन रो है, और एन रो जो है वो एन जो है वो 1 से बड़ा है, यानी कि जो दूसरा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी एन रो है तो वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है ना। आर पुट इन अ कंटेनर, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h। तो हम एक काम करते हैं, फिगर बनाते जाते हैं। ये रहा मेरा कंटेनर, ठीक, तो उसमें मैंने पहले मेरा यहां तक एक लिक्विड भरा हुआ है, ये वाला। इसकी हाइट क्या है, इसकी भी हाइट h है, और एक और लिक्विड है यहाँ पर दूसरा, उसकी भी हाइट h है। ठीक है, दोनों लिक्विड जो हैं वो h हाइट तक भरे हुए हैं, h हाइट तक भरे हुए हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लेकिन बस क्या है कि इस वाले की डेंसिटी क्या है एन रो, और ऊपर वाले की डेंसिटी क्या है रो। अब नीचे ही एन रो क्यों किया भाई, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की तरफ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो ऊपर रहेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड डेंसिटी डी इज पुट इन द कंटेनर, और द सिलेंडर फ्लोट्स विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ रो एल इन द डेंसर लिक्विड, द डेंसिटी डी विल बी। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, तो एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन में लगेगा कॉन्सेप्ट अपथ्रस्ट वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा पहले डाल दिया है, बट मैं इसको पहले तुम्हें अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, उसके बाद करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आगे का पार्ट कर लेते हैं, मतलब इजी पार्ट जो है हमारा वो करते हैं, क्योंकि इसमें लगने वाला है अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट सारा। तो पहले मैं तुम्हें अपथ्रस्ट पढ़ाऊंगी, उसके बाद इसको कराती हूँ। ठीक है, इसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं पास्कल्स लॉ। तो तब तक के लिए इसको यहीं पे होल्ड रखते हैं, फिर उसके बाद अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद वापस से इस पे आएंगे। तब तक हम पढ़ते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है, पास्कल्स लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड। ठीक है, अगर जैसे कोई भी फ्लूइड है, लिक्विड या फिर गैस, कोई भी चीज किसी बंद से वेसल के अंदर रखी हुई है, तो उसके ऊपर अगर आप एक जगह प्रेशर लगाते हो तो वो प्रेशर सारा ट्रांसमिट हो जाता है बिना कम हुए, बिना कम हुए मतलब बराबर पूरा ट्रांसमिट हो जाता है हर जगह पर, हर पोर्शन में, लिक्विड की हर पोर्शन में, और दीवारों पर भी। अब इस चीज को हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक फिगर से समझते हैं। जैसे कि अभी मैं, तुम ध्यान दो कि यहाँ पर जैसे कि हमने ये एक वेसल बनाया, ठीक है, यहाँ पर इधर इसके अंदर ये सारा सारा क्या है, लिक्विड फिल्ड है। तो हमने क्या किया कि भाई यहाँ से हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, और इसका मैंने कहा कि ये F1 आपने फोर्स लगाया, और इस इतने का, इतने पोर्शन का जो एरिया था, एरिया, दैट एरिया इज, ठीक है, दैट एरिया इज A1। ठीक है, इसका एरिया क्या है A1। तो यानी कि आपने फोर्स लगाया और एरिया हो गया, तो प्रेशर कितना हो गया F1 अपॉन A1। तो ये जो प्रेशर था F1 अपॉन A1, फोर्स अपॉन एरिया, तो यही प्रेशर जो यहाँ पे लगा
वही प्रेशर आगे ट्रांसमिट होगा, वही प्रेशर आगे ट्रांसमिट होगा, इक्वल, हमेशा बिल्कुल इक्वल ट्रांसमिट हो जाएगा। और यही प्रेशर इक्वल ही इस पे इधर भी लगने लगेगा, ठीक है। और उतना ही प्रेशर दीवारों पे भी लग रहा होगा, कितना F1/A1, 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 उतना ही सेम प्रेशर, और ये इधर भी इस पर लगेगा। तो यानी कि इस साइड लिक्विड को प्रेशर सेम फील होगा, कितना फील होगा, सेम प्रेशर फील होगा। तो अगर मैंने कहा कि भाई इस साइड जो प्रेशर था, अगर मैं इधर फोर्स ना शो करूं, फोर्स ना शो करूं, मैं ऐसे लिखूं कि सिर्फ प्रेशर इधर P लिखूं, तो इधर भी प्रेशर P ही आएगा, ये है मैटर, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से पहले हटा देती हूँ, तो फ्रेश फोर्स ही शो कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई प्रेशर सेम है, फोर्स सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि एरिया सेम नहीं है। क्योंकि भाई इसका एरिया क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका एरिया A2 है, मैंने ये अलग अलग लिए ना, ये मोटा है ये पतला है, तो इसका एरिया अलग है, तो एरिया अलग है तो फिर फोर्स भी अलग हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे फोर्स फोर्स अलग हो गया, F2/एरिया A2। तो इस यहाँ पर प्रेशर क्या है, F2/A2, यहाँ पर प्रेशर क्या लगाया इधर की तरफ, F1/A1। तो ये दोनों ही जगह प्रेशर क्या होगा, सेम आएगा, समझ रहे हो, प्रेशर सेम है बट फोर्स सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने जो लिया है वो दैट इज नॉट द इक्वल एरिया, ठीक है, इक्वल एरिया नहीं है। अगर मैं इसका तुम्हें बेसिक अदर सिंपल वाला एग्जांपल बताऊं, तो अगर हमने इक्वल एरिया लिया है तो हमारा फोर्स भी ठीक होगा, ठीक है। अभी इससे क्लियर हो गया होगा आई थिंक, कि हमने अगर हमारा फोर्स फोर्स इक्वल नहीं है, क्या इक्वल है, प्रेशर इक्वल है, ठीक है। तो हमने प्रेशर अगर यहाँ पे P लगाया है, तो वही P प्रेशर, वही P प्रेशर, वही P प्रेशर, वही P प्रेशर, और इस तरह से P प्रेशर ही रहेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग, अगर मैंने कहा कि भाई ये P प्रेशर यहाँ लगाया है, तो इधर भी P प्रेशर ही ट्रांसमिट हो रहा है, ये भी P प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है, ये भी P प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है, इधर भी ये सब P प्रेशर ही ट्रांसमिट हो रहा है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो P प्रेशर ही ट्रांसमिट होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसी से आया हमारा ये F1/A1, एक मिनट, F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको कई बार हम इस तरीके से भी लिखा होता है हमारा कि F1/A2 इज इक्वल्स टू F2/A1, तो कई बार ऐसे लिखा होगा, तो बात वही है, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है। तो तुम मेनली याद से रखना F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से हमें चीज और अच्छे से समझ में आएगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू पिस्टन्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, यही क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये हाइड्रोलिक मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन तुम्हें पता है इसी का यूज करते हैं कार वगैरह को लिफ्ट करने के लिए, जो वो होती है ना वैसी जगह जहाँ पे कार वगैरह की सर्विस होती है, तो वहां पर इसी मशीन का यूज किया जाता है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है अपना कार को लिफ्ट करने के लिए। कार इतनी भारी है, इस इतनी भारी कार को कैसे उठाएंगे, तो उसी को लिफ्ट करने के लिए हम ये यूज करते हैं कॉन्सेप्ट। तो क्या कह रहा है कि टू पिस्टन्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन समझ गए, एक साइड छोटा एरिया होता है, एक साइड बड़ा एरिया होता है, हैव डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो यही वाला समझ लो, बिल्कुल ऐसे करके बनाया, ठीक है, इस तरीके से। एक साइड क्या है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, यहाँ की डायमीटर कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और एक साइड की डायमीटर कितनी है, 20 सेंटीमीटर, इस तरह से ये दे रहा है 20 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर पिस्टन व्हेन, मतलब बड़े वाले यहाँ पे भी पिस्टन लगा होगा कोई, इस जगह पे यहाँ पे कोई पिस्टन लगाएगी, इस तरह से यहाँ कोई पिस्टन लगा, उसका उस पे फोर्स बताना है मुझे। तो इस 20 सेंटीमीटर को उठा के इधर रख लेते हैं इधर, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई हमारे पास कोई पिस्टन लगा है, ये इस तरह से ये पिस्टन लगा है, ठीक। when 50 किलोग्राम वेट इज प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन, तो यानी कि देखो यहाँ पे भी एक पिस्टन लगा हुआ है इधर, यहाँ, तो ये 2 सेंटीमीटर बीच में आ रहा है, इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो ये इधर भी एक छोटा सा पिस्टन यहाँ लगा और यहाँ पे बड़ा पिस्टन लगा है, तो 50, यहाँ पे कितना फोर्स लगा दिया है, 50 किलोग्राम
वेट, ठीक है, 50 किलोग्राम वेट मतलब 50 किलो का यहाँ पे वजन रख दिया गया है, ठीक है, 50 किलोग्राम वेट यहाँ रख दिया गया। तो इस प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर पिस्टन, तो पहले तो मुझे ये पता करना है कि भाई इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा। तो अब तुम कैसे करोगे, अंदर सारा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, अंदर फ्लूइड है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इस फिगर को खिसकाती हूँ मैं थोड़ा सा इधर। तो हम जानते हैं कि F1 अपॉन A1, F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2, ठीक है। तो अब मुझे क्या पता करना है, अगर मैं इधर इस साइड का फोर्स देखो, इस साइड फोर्स कितना होगा 50 किलोग्राम है, ठीक है। तो 50 किलोग्राम मास रखा है, तो वेट निकालोगे तो मास, मास की वजह से वेट कितना आएगा 50 इंटू जी करेंगे, दैट इज द वेट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 50 इंटू 10 क्या हो गया मेरा फोर्स हो गया, ठीक है, क्योंकि 50 किलोग्राम का मास रखा हुआ है। तो अपॉन एरिया कितना लगाओगे, अब देखो तुम एरिया के लिए अगर मैंने इसको मैं मान लूं कि अगर इसका ये जो होल है ये सर्कुलर हुआ तो ऑब्वियसली हम ऐसे लिखेंगे पाई आर, क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2/2 कर देंगे, है ना, यानी कि रेडियस है ना, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू इस साइड का फोर्स मुझे चाहिए अपॉन क्या कर देंगे पाई और फिर 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसे अपने आप लिख लेती हूँ, तुम देखो ये हो गया 500, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁻2 का स्क्वायर दोनों जगह है वो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे तो सिंपल 1 ही बच रहा है, और इधर क्या बचेगा F2 अपॉन 100, 100 कौन सा वाला है, इस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से F2 क्या आ गया मेरे को 50,000 50,000 न्यूटन। तो तुम देख रहे हो कि हमने फोर्स लगाया कितना था, हमने फोर्स लगाया था सिर्फ और सिर्फ 50 न्यूटन, सॉरी हमने फोर्स लगाया था यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 500 न्यूटन, ठीक है ना, हमने फोर्स लगाया था 500 न्यूटन, 50 किलोग्राम का वेट रख दिया था यहाँ पे, 50 किलोग्राम का मास, ठीक है, 50 किलोग्राम का मास रख दिया, जिसकी वजह से वेट कितना हो गया उसका 500 किलोग्राम, 500 न्यूटन वेट हो गया उसका, ठीक है, 500 न्यूटन वेट हो गया। तो उसकी वजह से हमें यहां से फोर्स कितना मिल रहा है 550,000 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है। इसीलिए तो क्या होता है कि छोटी यहाँ पे छोटी जगह पर छोटे एरिया में हमने क्या कर दिया फोर्स रख दिया, थोड़ा सा फोर्स लगाया और उससे मुझे इतना सारा फोर्स मिल रहा है। तो ये सिर्फ पास्कल लॉ की वजह से, इससे क्या होता है यहाँ पे बड़ी सी कार रखी है तो वो भी ऊपर लिफ्ट हो जाती है, समझ रहे हो। 50 किलोग्राम का मास रखा जिसकी वजह से वेट आया 500 न्यूटन का वेट आया, वेट यानी कि फोर्स, ठीक है, वेट यानी कि फोर्स होता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन इतना ही नहीं है, क्वेश्चन आगे भी पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन द स्मॉलर पिस्टन मूव्स इन थ्रू द 5 सेंटीमीटर, अगर जब तुमने यहाँ पे 50 किलोग्राम का मास रखा था तो फिर ये पिस्टन दबेगा ना, ये वाला पिस्टन दबेगा, तो जब ये दबेगा तो क्या होगा कि मान लो कि ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया और यहाँ आके इसने कितना दब गया, ये 5 सेंटीमीटर दब गया, 5 सेंटीमीटर दब गया। अब ये 5 सेंटीमीटर दबा है तो कह रहा है बाय व्हाट डिस्टेंस द अदर पिस्टन मूव्स अप, तो ये दूसरा वाला जो पिस्टन है ये कितनी डिस्टेंस से मूव करेगा, ये कितनी डिस्टेंस से ऊपर की तरफ मूव करेगा, मान लेते हैं x डिस्टेंस से मूव कर, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, अब इसको हम काम करते हैं, इसको दूसरे कलर से बना देती हूँ मैं, ये वाला जो पिस्टन है ये मोटा वाला बड़े वाले उसके ऊपर रखा है जो, ये हमारा कितने डिस्टेंस से ऊपर मूव करेगा, ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हमें इतनी बात क्लियर है कि भाई इधर जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा उतना ही वॉल्यूम इधर ऊपर चढ़ा होगा, तो फिर हम क्या कर देंगे दूसरे पार्ट के लिए वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जो होगा वो सेम रखेंगे, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स क्या होगा will be equal, will be equal,
ठीक है, वॉल्यूम डिस्प्लेस जो होगा वो दोनों साइड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो मैंने कहा कि भाई यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, इस साइड का मैंने अगर मैं A1 L1 ले लूं, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ है ना, तो इधर का A2 L2, तो फिर ये A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2 हो जाएगा। एरिया इसका क्या लिखेंगे, हमने 2 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है, तो यानी कि पाई इंटू 1 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, और लेंथ कितना सेंटीमीटर किसकी दी है, 5 सेंटीमीटर नीचे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो 5 इंटू 10⁻²। इधर एरिया क्या था, पाई इंटू 10 इंटू 10⁻², यही 10 सेंटीमीटर रेडियस थी ना, इसका स्क्वायर इंटू लेंथ पता करनी है। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, और क्या कट रहा है देखो, 10⁻² का स्क्वायर ये कट गया। उसके बाद अब जो बचा है वो लिख लेती हूँ, 5 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू ये 10 और इसका ये स्क्वायर अभी है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू L2, तो इस तरह से L2 विल बी इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर में आया है। ठीक है, ये क्या है, मीटर में। तो सेंटीमीटर में अगर मैं लिखूं तो L2 विल बी इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट समझ लिए। ठीक है, आई थिंक एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा तुम्हें कॉन्सेप्ट अपना ये। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात बताती हूँ कि अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है तो हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं। तो एक पॉइंट है कि टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या यूज करते हैं हम क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर। और अगर मुझे यूज करना है, मुझे किसी वेसल के अंदर गैस है और उसका प्रेशर मेजर करना है, टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड वेसल, इनसाइड वेसल, तो हम क्या यूज कर रहे होते हैं, मैनोमीटर। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि भाई किसका कहाँ पे यूज होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फ्लूइड से नहीं तो कहीं ना कहीं से रिलेट होके इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखते हैं। तो जैसे तुमने कभी देखा होगा कि तुम लोग कभी स्विमिंग पूल में गए हो नहाने, कभी भी स्विमिंग पूल में एंजॉय करने गए हो, तो तुमने देखा होगा कि वैसे तुम्हें अपना खुद का भी वेट फील होता है, लेकिन हम जब स्विमिंग पूल में होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हल्के हल्के से हो रहे हैं, है ना, ऐसा लगता है ना कि हल्का हल्का फील हो रहा है, हमारा वेट ही नहीं है। ऐसे ही होता है कि अगर कोई भी बॉडी है, कोई बॉडी है, लेट्स से कि ये बॉडी है, ठीक है, और इसका मास है m, ठीक है, इसका मास है m, तो इसके ऊपर क्या होता है, नीचे की तरफ mg लग रहा है। तो मैंने कहा कि इसका वेट क्या हो गया भाई, इसका वेट जो होगा, हम कह देंगे कि इसका वेट जो है वो ट्रू वेट जो होगा वो mg हो जाएगा, इसका ओरिजिनल वेट क्या होगा, mg हो जाएगा। तो मैं इसको एग्जैक्टली क्या लिखूं, इसका ओरिजिनल वेट। ठीक है, ओरिजिनल वेट क्या है, mg। तो कहां पर है ये, इन एयर, तो एयर में ही तो हम जनरली रहते हैं, तो हवा में इसका ओरिजिनल वेट क्या है, mg है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा कि भाई मेरे पास ना एक वेसल है, एक काम करते हैं और इस बॉल को उसमें डाल देते हैं, तो मैंने कहा कि ये लो, ये लिक्विड, ठीक है, और इस लिक्विड के अंदर इस बॉल को डाल दो। तो ये बॉल ली और हमने ऐसे डाल दी, तो इस बॉल का मास क्या बताया था हमने, m मास था। बट अब इसका जो वेट होगा वो अब mg नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक तो क्या होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा है, लेकिन अब इसका जो वेट होगा, मतलब अब इसका वेट जो होगा, नाउ इट्स वेट विल नॉट बी इक्वल्स टू mg। क्यों, क्योंकि अर्थ नहीं, क्योंकि क्या होता है, लिक्विड क्या करता है, ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगाता है, अप थ्रस्ट। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में अप थ्रस्ट लगाता है, जिसकी वजह से नेट वेट नीचे की तरफ थोड़ा सा कम हो जाता है, तो एपरेंट वेट आता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई बॉडी वाटर में डाली जाती है तो उसका जो एपरेंट वेट होता है वो थोड़ा सा कम होके आता है, बिकॉज उसके ऊपर
जो लिक्विड है उतना ही अपथ्रस्ट लगा रहा होता है। अब ये अपथ्रस्ट क्या होता है, इसी को बुयांट फोर्स भी कहते हैं, बुयांट फोर्स भी कहते हैं। तो हम एग्जैक्टली थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज immersed in the liquid, immersed in the liquid, then it seems to be, then it seems to be of lighter weight, ठीक है ना, हल्के वेट की, हमें ऐसा लगता है कि हल्का वेट हो गया इसका, लाइटर वेट। क्यों? ड्यू टू द फोर्स exerted by the liquid on body in upward direction, ठीक है ना, समझ रहे हो वर्ड्स को, in upward direction, ठीक है। तो क्यों हल्की लगती है? क्योंकि जो लिक्विड होता है वो फोर्स लगा रहा होता है बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस फोर्स इज नोन एज buoyant force, ठीक है। अब जो भी प्रोनाउंस करता हो, ठीक है, अपना मैं तो यही बोलती हूँ buoyant force, और क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, buoyant force और अपथ्रस्ट, ठीक है, एक ही बात है। तो अब ये मैग्नीट्यूड कितना होता है इस अपथ्रस्ट का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अपथ्रस्ट देखते हैं। क्या देखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ अपथ्रस्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अपथ्रस्ट कैसे निकालते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात, यानी कि मैग्नीट्यूड अपथ्रस्ट क्या है, जो लिक्विड लगाता है फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर, तो कितना फोर्स लगाता है, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो अपथ्रस्ट क्या है? अपथ्रस्ट जो है एक्चुअली है क्या, फोर्स exerted by liquid, ठीक है, फोर्स exerted by liquid on body in upward direction, ठीक है, in upward direction, ठीक है, in upward direction, क्लियर। तो ये चीज किसके बराबर होती है? वेट ऑफ द liquid, weight of the liquid displaced by the body। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि भाई, अब तुमने ये कह दिया कि अपथ्रस्ट जो है वो किसके बराबर है, कि जो लिक्विड डिस्प्लेस करा है, जैसे कि अगर ऐसा होता है ना कि हम कोई लिक्विड भरा हुआ है, किसी पानी, किसी बाल्टी में पानी है, ठीक है, तुम अगर उसमें हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ जाएगा, तो तुम्हारे हाथ ने जगह घेरी, तो फिर जहां पर पहले से लिक्विड था और उस जगह पे तुम्हारा हाथ पहुंच गया, तो फिर जहां तुम्हारा हाथ पहुंच गया वहां पे जो पानी था वो सब इधर उधर हट गया, ठीक है, इधर उधर से हट गया, तो यानी कि वो डिस्प्लेस हो गया। तो वो लिक्विड जो अब बाहर से एक और बॉडी डालने की वजह से जो लिक्विड वहां पे ऑलरेडी था, जिस जगह पे वो बॉडी अब पहुंच चुकी है, तो वो लिक्विड अब डिस्प्लेस हो चुका है, उसका वेट निकालना है। तो वेट कैसे निकालेंगे? अब तुम देखो कि पहले ये वाला, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सारा पानी था, फिर क्या हुआ कि ये वाली बॉडी आ गई, तो अब इस बॉडी, इतनी जगह पर पहले कोई और लिक्विड था ना, मतलब कोई और लिक्विड का मतलब यही वाला लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट था, बट उस लिक्विड को इस बॉडी ने डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। तो अब उस डिस्प्लेस लिक्विड का मैं वेट कैसे निकालूं? तो कैसे निकालेंगे वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड? कैसे निकालेंगे? तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कैसे निकालेंगे? तो वेट होता क्या है? वेट यानी कि मास इंटू मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड अपॉन इंटू जी, ठीक है। अब ये मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना होगा? अब मास तो हमें पता नहीं है,
ठीक है, तो हम कैसा करेंगे, वॉल्यूम और डेंसिटी के फॉर्म में करेंगे। हम जानते हैं कि मास इक्वल डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब मैं जो मास निकालूंगी वो किसके टर्म्स में निकालूंगी, वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म्स में। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मैं क्या कर दूंगी कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जो बॉडी आई है ना, जो बॉडी आई है उसने जितनी जगह घेरी है, बॉडी ने जितनी जगह घेरी है, यानी कि उतनी जगह का पानी गया वहां से, पानी वहां से डिस्प्लेस हुआ है, तो वो जो जगह घेरी है उसी का वॉल्यूम निकाल लो। और कितनी जगह घेरेगी, ऑब्वियसली उस बॉडी का जो वॉल्यूम होगा उतनी ही जगह घेरेगी। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू क्या कर देंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, मैं पता है ये ऐसे क्यों लिख रही हूँ, मैं लिख क्यों रही हूँ, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि भाई ये ना याद नहीं होता, समझ में नहीं आ पाता, बात ये है। इनटू जी कर दिया। अब हम क्या कर लेंगे, अब जरा थोड़ा सा इसी फिगर को जरा अच्छे से समझ लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं नीचे लेके आके। एक्चुअली ये ना समझ में नहीं आ पाता कई बार कि हाँ डी वी ऐसे करके मान लेते हैं। तो अब तुम देखो, तुमने अब हम इसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी मानी रो, है ना, और इस जो मास है उसकी डेंसिटी मानते हैं हम, ये मास है, इसकी डेंसिटी है डी और इसका मास है एम। ठीक है, ओके, चलो मास और छोड़ो, इसको मास नहीं दिया है, डेंसिटी है डी और वॉल्यूम है वी। ठीक है, अब इसका एम जी हटाओ। ठीक है, अब ये देखो, डेंसिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है। तो अब क्या करेंगे भाई, हम इस पर हमारा पहले एम जी जो भी लग रहा था, तो अब तुम देखो क्या लिखोगे, अब थ्रस्ट क्या लिखोगे, अब थ्रस्ट विल बी इक्वल्स टू, अब थ्रस्ट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वी दे रखा है मैंने। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और फिर जी। तो ये क्या हो गया, अब थ्रस्ट। ठीक है, अच्छा, अब मैंने कहा कि ओरिजिनल वेट क्या होगा, ओरिजिनल ओरिजिनल वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, जिसको तुम mg लिखा था हमने पहले, अगर मैं उसको भी डेंसिटी और इसके टर्म्स में ही लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू जी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू जी। ठीक है, इस तरह लिख दिया। अब एपरेंट वेट क्या लिखेंगे, एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि अब तो भाई एपरेंट वेट तो निकाल दो, पानी में जाने के बाद जो वेट आ रहा है वो कितना होगा, ओरिजिनल वेट यानी कि mg माइनस अपथ्रस्ट, क्योंकि mg नीचे लग रहा था ना, है ना, और अपथ्रस्ट ऊपर, mg मेरा क्या है, v dg माइनस v रो g। ठीक है, v dg माइनस v रो g। अब देखो, हमने देखा कि mg किसके बराबर था, v dg के बराबर। ठीक है, तो अब मैं काम करूं, मैं इसमें से अगर v dg कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, 1 माइनस vg तो कॉमन आ चुका है, ठीक है, d भी कॉमन लिया है, तो एक्चुअली मैं क्या कर सकती हूँ, इसे रो अपॉन d लिख सकती हूँ। क्या लिख सकते हैं, इसी को मैं क्या लिख रही हूँ, एपरेंट वेट, तो मैं ऐसे w डैश कर देती हूँ, w डैश इज द एपरेंट वेट। ठीक है, एपरेंट वेट, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है एपरेंट वेट निकालने का। क्लियर है, तो इसको कई बार इस तरह से भी लिखते हैं हम कि w डैश इज इक्वल्स टू v dg 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, क्या लिखते हैं, 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। तो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, आर डी क्या है ये, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो कई बार हमें रिलेटिव डेंसिटी दे रखी होती है जो कि क्या होता है, डी अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या फिर लिक्विड नहीं, एक्चुअली डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, ये कब यूज करते हैं, वाटर के केस में। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। तो ये तो हमारा बेसिक था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई थिंक अब तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, है ना, अब फिर भी कोई डाउट हो ना तो तुम मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है कि हम ना इसके डिफरेंट डिफरेंट केस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस करते हैं यहाँ पर, कि ये जो हमने बॉडी डाली है इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या है कि कम है लिक्विड की डेंसिटी से कि ज्यादा है, कि कब ये कंप्लीटली सिंक कर जाएगी, कब ये सरफेस पर ही तैरती रह जाएगी, ये वाली चीजें और पढ़नी है। तो हम इसको एक काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, नहीं तो फिर इस लेक्चर की लेंथ लंबी हो जाएगी। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर कराऊंगी मैं आगे का पार्ट। ठीक है, तब तक
एक बारी मैं फिर से समराइज करती हूँ क्या, कि मेरे पास एक बॉडी थी जिसका मास था mg, कहां पर, एयर में रखा था तो फिर mg मास था, ठीक है, m मास था इसका, ठीक। फिर उसके बाद जब हमने इसको वाटर में डाला या फिर किसी भी लिक्विड में डाला तो mg तो नीचे लग ही रहा था, लेकिन लिक्विड भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था। तो ये यही क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है कि जब भी कोई बॉडी पानी में या फिर लिक्विड में रखी जाती है या फिर इमर्ज की जाती है, डुबोई जाती है, तो उसे वो हल्की हल्की लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है। लिक्विड लगाता है बॉडी के ऊपर फोर्स, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट बोलते हैं। अब हम ये मैग्नीट्यूड देखते हैं कि अपथ्रस्ट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो अपथ्रस्ट का मैग्नीट्यूड होता क्या है, अपथ्रस्ट है क्या, फोर्स जो एक्सर्ट किया गया है किसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा, किस पर, बॉडी के ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन में। तो किसके बराबर होगा ये, वेट ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस किया है, क्योंकि अब ये जो बॉडी थी, ये बॉडी जो है वो यहाँ पर आई, तो इसने यहाँ पर जो ऑलरेडी प्रेजेंट लिक्विड था उसको डिस्प्लेस किया। तो जब इसने यहाँ पर से लिक्विड को डिस्प्लेस किया तो उसी लिक्विड के वेट के बराबर ही ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है। तो मतलब बस लिक्विड, जो ये लिक्विड है ना, इस लिक्विड को तो बस इससे मतलब है कि भाई तूने मेरे जो पानी था इस जगह मेरा जो लिक्विड रखा था तूने उसको हटाया है, इसलिए इसे इस बॉडी पे आता है गुस्सा और इसके ऊपर बाहर निकालने की कोशिश करता है, मतलब ऊपर की तरफ लगाता है, बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है ना। लिक्विड को लगता है कि मेरा लिक्विड बैठा था यहाँ पे, तो तू कैसे आ गया, तूने एंट्री कैसे मारी। तो मैं अब फिर क्या करते हैं, इसे यहाँ इस लिक्विड को ना यहाँ पे जो ऑलरेडी लिक्विड होता है ना उसकी याद आने लगती है, तो उसी लिक्विड के बराबर का फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है, उसी लिक्विड के वेट के बराबर का। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, ठीक है। तो हम वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, मास ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड ऑब्वियसली और इनटू जी करेंगे। तो मास कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जो बॉडी है अब हमें डिस्प्लेस लिक्विड का मास निकालना है, तो डिस्प्लेस लिक्विड का मास यानी कि जो लिक्विड था जितना वहां से डिस्प्लेस हुआ है वो उतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा जितना बॉडी का वॉल्यूम है, तो बॉडी के वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम लिख दिया, और डेंसिटी किसकी रखेंगे, लिक्विड की डेंसिटी रखेंगे इनटू जी। तो वही चीज मैंने यहाँ रखी है कि हमारे पास बॉडी है, इसकी डेंसिटी है डी और इसका वॉल्यूम है वी। तो अब थ्रस्ट निकालनी हो तो वॉल्यूम किसका, बॉडी का वॉल्यूम, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की डेंसिटी और जी, ठीक है ना। ये उस तरह से, फिर उसके बाद एम निकाला, एम क्या था, ये ओरिजिनल वेट है, ओरिजिनल वेट क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, इनटू जी। बाकी अब एपरेंट वेट निकाला है, ओरिजिनल वेट माइनस अपथ्रस्ट, ठीक है। तो एपरेंट वेट किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ ही हमारा एपरेंट वेट लगेगा, नेट वेट तो नीचे ही लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आगे फॉर्मूला निकाला, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना यहाँ तक का, फिर उसके बाद हम आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं और इस पे बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस जो होंगे वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, आई होप कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज, है ना, और अपना कमेंट जरूर करके जाना। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस।